तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का क्लास फिर से वही है। क्लास 10th का सब्जेक्ट हमारा चल रहा अभी ज्योग्राफी, और इसे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं समाप्त करने का। वैसे तो ये बड़ा ही लंबा बुक है, बट कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग इकाई 1 का पार्ट 15 तक पढ़ चुके हैं, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 16। तो पीछे वाला जितना भी वीडियो है ना, एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़िए। आपको टोटल का टोटल लिंक उसमें मिल जाएगा। उसमें मेरा फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप नंबर, हर एक चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का विजिट ज़रूर करें। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत संसाधन एवं उपयोग, जिसके अंतर्गत चल रहा है इसका खंड ख, जल संसाधन। जल संसाधन का हमने अभी तक 2 पार्ट पढ़ लिया है, यानी पार्ट आपका 14 और 15। उसके पहले भी काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आपको अगर इनका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर के, और वहाँ से आप मेरा कोई भी पीडीएफ आपको या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम से तो ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि आप व्हाट्सअप पे हमसे मांग सकते हैं कि हमको इस चीज़ का आंसर चाहिए, लेकिन उसका आंसर मैं टेलीग्राम पर ही देता हूँ। सो टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। तो चलिए बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है 2 चीज़ का। पहला है जल संसाधन का उपयोग। सबसे फर्स्ट में आपको बुक में दिया भी है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन के उपयोग के बारे में, कि पानी का क्या उपयोग है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। और दूसरा हमारा है बहुउद्देश्य परियोजना। बहुउद्देश्य परियोजना, इन 2 टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आज के क्लास लंबा हो सकता है, बट घबराना नहीं है, कंटिन्यू जुड़े रहें और इसी तरह अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की आबादी तीव्रतम गति से बढ़ रही है। तीव्रतम गति मतलब आपको पता ही है, बहुत ही तेज गति से। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि भारत में जो आबादी बढ़ती है, जो जनसंख्या बढ़ती है, वो दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ती है। मतलब कि दिन में अगर 2 बच्चा जन्म लेगा ना, तो रात में 4 गो जन्म लेता है। मतलब कहने का अर्थ है कि इंडिया में और सारे चीज़ों पे कंट्रोल हो या ना हो, लेकिन आबादी पे कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय मात्र मात्र 40 करोड़ हमारे देश की आबादी थी, और अभी का टाइम है कि हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है। यानी कि 70-72 सालों में हमने 100 करोड़ की आबादी बढ़ा ली है। पूरे विश्व में करीब करीब 7 अरब, यानी कि 700 करोड़ जनसंख्या है पूरे भारत में, और पूरे विश्व में। और लगभग 206 से 208 देश हैं। इतने देशों और को मिला करके 700, उसमें से अकेले इंडिया के पास 140 के आसपास है, क्योंकि नया वाला जनगणना आएगा तो इसके आसपास ही आएगा। और चाइना के पास भी ले लीजिए तो करीब करीब 150 करोड़ के आसपास है। तो 1 नंबर पे तो चाइना चल रहा है और 2 नंबर पे इंडिया है। लेकिन चाइना अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इंडिया जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो अगली बार जनसंख्या में 140 से 160 या 70 में चला जाएगा 2031 तक, ये आगे निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो करीब करीब 290 करोड़, यानी 300 करोड़ के आसपास। तो ये 2 गो देश मिल की जनसंख्या है। इसमें से 700 में से 300 निकाल दीजिए, 400 करोड़ में बाकी सब देश अटका हुआ है। समझ रहे हैं बात को? तो सोचिए और देशों के पास कितनी कम जनसंख्या है। और कहा जाता है ना कि छोटा परिवार सुखी परिवार। जिस परिवार में कम लोग होते हैं वाकई में वह परिवार सुखी होता है, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, खर्चा नहीं होता है। लेकिन जिस परिवार में मान लीजिए 5-7 बच्चे हैं, तो कभी न कभी किसी न किसी का तबीयत कभी ख़राब हो जाएगा, किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता रहेगी। हम हर चीज़ को टाइम पे पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो इंडिया में है वो आबादी तीव्रतम गति से बढ़ रही है, बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है। स्वतंत्रता के पश्चात, यानी स्वतंत्रता के बाद
भारत की जनसंख्या लगभग तिगुनी हो गई है। तो अभी मैंने समझाया ना, 40 से 40 तिहाई 120, तो ये पिछला वाला आबादी यानी पिछला जो जनगणना हुआ था ना, तो उस टाइम की ये बात कर रहे हैं 120-25 करोड़ वाला। तो अभी तो हम कहेंगे कि 4 गुना के आसपास है, समझ लीजिए, समझ रहे हैं। 3 गुना आप नहीं कहेंगे, उससे आप 4 गुना कह सकते हैं, 3.5 गुना तो आराम से हो जाएगा। आबादी वृद्धि के साथ जल की सभी क्षेत्रों से मांग त्वरित गति से बढ़ रही है। यहाँ पे एक वर्ड है ये त्वरित गति, इसको मैं अभी समझाऊंगा, बट उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जल के सभी क्षेत्रों में मांग, कहने का अर्थ ये है पानी की मात्रा थोड़े ना बढ़ रही है, ज़मीन की मात्रा थोड़े ना बढ़ रही है, पेड़ों की संख्या थोड़े ना बढ़ रही है, बढ़ रहा है तो केवल जनसंख्या। अब बताइए किसी घर में 5 आदमी का खाना है, 5 आदमी का मतलब भर पेट खाना बना हुआ है, और आपके घर में अचानक और कहीं से 5 रिश्तेदार आ गए, अचानक 5 कोई अतिथि आ गए और खाना उतना ही है। तो बताइए जो भर पेट खाएंगे आप 5 आदमी, तो 5-5 10 आदमी जब हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है सबको आधा आधा पेट खाना होगा, भर पेट खाना नहीं मिलेगा, बाट मिल के खाना पड़ेगा। तो कहने वही हाल है पानी का। पानी भी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी पर जो 100% पानी है उसका 95% तो खारा पानी है, मतलब समुद्री पानी है, और उसमें का 2.5% जो है वो है पीने वाला पानी। तो 2.5% जो पनिया है तो वो तो अनलिमिटेड नहीं है, कम है, और लोग ज़्यादा हैं। तो क्या होगा कि पानी सबको चाहिए, तो समस्या तो बढ़ेगी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा समस्या बढ़ती जाएगी, और ये त्वरित गति से बढ़ रही है। त्वरित गति का अर्थ हुआ कि मतलब लगातार उसमें वृद्धि होते जा रही है, लगातार उसमें बढ़ोतरी होते जा रही है। उसके एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसे बताऊंगा त्वरित गति को। जैसे कि मान लीजिए कि आप छत पर खड़े हैं और आप हैं 10 तला मकान पर, 10 तला मकान से मान लीजिए आपको गिरा दिया जाए, खैर छोड़िए अब आपको नहीं गिराया जाएगा, मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा गिराया जाता है, तो पत्थर का टुकड़ा जब हम गिराएंगे तो देखिएगा वो स्टार्टिंग में धीरे चलेगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगा ना उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। तो उसको कहते हैं त्वरण। आप लोग साइंस में 9th में पढ़ेंगे त्वरण, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। कि यहाँ से ये छत है, मान लीजिए पत्थर यहाँ से जब गिरा तो यहाँ से चला चला चल नीचे, इसकी स्पीड क्या होता है, ज़मीन तक आते तो स्पीड इसका बहुत ही तेज़ हो जाएगा, बहुत ही तेज़ी से नीचे आएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो इसी को कहते हैं त्वरित गति, कि आज जल का मांग जो है वो सभी क्षेत्रों में त्वरित गति से बढ़ रहा है, मतलब कि स्पीड उसका बढ़ता जा रहा है, उसकी ज़रूरत पड़ते जा रही है। आगे है पेयजल। पेयजल मतलब होता है पीने वाला पानी, उसको क्या बोलते हैं, पेयजल बोलते हैं। पेयजल हो गया, सिंचाई हो गया, सिंचाई मतलब खेत का पटौनी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। तथा उद्योग, उद्योग मतलब फैक्ट्री, जैसे उपक्रमों की वृद्धि से जल की मांग काफ़ी बढ़ गई है। मतलब कि पीने का पानी, आज देखिए तो पानी बिक रहा है बोतलों में, 20 रुपये का 1 लीटर पानी हम लोग खरीद के पी रहे हैं, और सोचिए ऊपर वाले ने हमें गिफ्ट में शुद्ध जल हमें दिया, लेकिन हम उसका इतना ना दुरुपयोग किए कि आज शुद्ध पानी मिलना भी मुश्किल है। हर घर घर में देखिए तो अब लोग आरओ लगवा रहे हैं ताकि शुद्ध पानी मिल सके, जगह जगह कई प्यूरीफायर लगे हुए हैं ताकि शुद्ध पानी मिल सके। शादी विवाह में आप लोग देख लीजिए वो डिब्बा वाला व्यवस्था देखे होंगे, तो डिब्बा का व्यवस्था किया जा रहा है वो जो ऑटोमेटिक पानी चले। मतलब कि पानी की समस्या तो है, लेकिन अभी लोगों को उतना ध्यान नहीं है, बट एक समय आएगा कि पानी मिलेगा ही नहीं, तब समझ में आएगा। लोग जब मरना शुरू कर देंगे, जैसे कि ऑक्सीजन के लिए इस कोरोना में लोग मर रहे हैं, उसी तरह लोग पानी के बिना मरना शुरू कर देंगे। सिंचाई में यूज करने से मतलब कि खेत की पटौनी करने से, क्योंकि खेत की पटौनी भी होती है तो नदी का पानी या कोई खारा पानी थोड़े ना उसमें दिया जाता है, वो पीने वाला पानी ही उसमें दिया जाता है ज़मीन से वो बोरिंग लगा करके। और उद्योगों में भी जो पानी जाता है वो पीने वाला पानी होता है। तो इन सब में इतना ना ज़्यादा ये पानी की मांग बढ़ी है
कि समझ जाइए कि जल की समस्या काफ़ी बढ़ने लगी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इंडिया की आबादी, देख लीजिए कितनी घनी आबादी है कि खाली मूड़ी दिखाई दे रहा है। और यही वक्त है, यही एक कारण है कि आने वाला हमारा समय यही होगा। बस एक एक बूंद हमारे नलों से तेज़ी से, जैसे होता है तेज़ी से पूरा पानी भर भर के गिरता है, तो भर भर के नहीं गिरेगा बल्कि मात्र बूंदों में गिरेगा। 1 घंटा में 1 गिलास पानी आएगा, समझ रहे हैं? 1 गिलास पानी आएगा, उसी में काम चलाना पड़ेगा। ये जो हम लोग सुबह सुबह एक बाल्टी बर्बाद कर रहे हैं शौचालय में बिना काम का, और नहाने में 10-10 बाल्टी, तो एक समय आएगा कि लोटो में पनिया लेके आ दहिया में खाली छुआ छुआ के पोंछना पड़ेगा, पूछ पूछ के काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि पानी की बर्बादी ज़्यादा ना हो, उसे बचा कर रखा जाए। आगे है 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी। इस बात को थोड़ा समझिएगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके मतलब 1951 में जब ये सर्वेक्षण किया गया तो ये पाया गया कि प्रति व्यक्ति जल, यानी कि एक आदमी के लिए पानी इंडिया में कितना है, कितना अवेलेबल है, तो 5177 घन मीटर था। कब? 1951 में। जो 2001 में 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति तक पहुंच गया है। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 ईस्वी तक, अभी 2021 चल रहा है, 2025 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते प्रति व्यक्ति जल का जो उपलब्धता है वो 1342 घन मीटर हो जाएगी। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि पहले हमारे पास जनसंख्या जब कम थी तो पानी था, तो पानी जब सब पे बांटा गया जनसंख्या के हिसाब से, तो एक व्यक्ति को मिल रहा था 5177 घन मीटर। आप कहेंगे ये क्या है, 5177 घन मीटर क्या है? तो देखिए, एक घन मीटर कहिए, अच्छा इसको आप कह सकते हैं मीटर क्यूब। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर होता है। अगर 1 मीटर क्यूब कहा जाए तो 1000 लीटर होता है। तो 5177 में अगर आप 1000 से गुणा कर दें तो उतना पानी था, अवेलेबल था किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए। तो अगर बात कर ले लीटर में इसकी, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 51,77,000 लीटर एक व्यक्ति के लिए इस मतलब ज़मीन पर पानी था इंडिया में। लेकिन अभी क्या हो गया, 1829, यानी कि 51 लाख के जगह 18 लाख पे आ गया है, यानी कि 3 गुना पानी कम हो गया 2001 आते आते। और 2025 यानी कि जो आने वाला 4 साल बाद है, मात्र 13,42,000 लीटर ही पानी रह जाएगा। यानी जब एक समय था कि 51 लाख था, वो मात्र 13 लाख रह जाएगा। जिस कगार पर हम लोग पहुंच चुके हैं, तो समझिए कि वो 13 लाख हो ही चुका होगा। इसके बाद अगर जब इसकी जांच हुई तो इतना ही लगभग पाया जाएगा। तो पानी में क्या हो रहा है, पानी का जो मात्रा है पहले जो हमारे लिए था अब उतना नहीं है, उसमें कमी होते जा रही है। तो समस्या तो उत्पन्न होगी ही। तो वही है कि इतना ना दिक्कत होगा ना कि लैट्रिन करने के लिए दिक्कत हो जाएगा, तो वही पुराना सिस्टम जो बचपन में लोग कहते ना, घिसिनियाँ काटना पड़ेगा, तो घिसिनियाँ काट के काम चलाना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाइए और पानी को बचाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो वो समय ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि जब चिरिक चिरिक के काम चलाना पड़ेगा। जल संकट का अर्थ हो गया, ये सीन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक एक बूंद के लिए देखिए ऐसे लड़ाई करना होगा। आधा गिलास आपको पता चलेगा ना कि गांव में कहीं आधा गिलास पानी मिल रहा है ना, तो वहाँ पे ऐसे ही कटोरा भीख मांगने की तरह लेकर के दौड़ेंगे सारे लोग, आप और हम, उस पानी के लिए कि हमको आधा कटोरा भी मिल जाए, आधा लोटा भी मिल जाए तो हमारा दिन भर का काम चल जाए। और भिखमंगों की तरह इस पानी के लिए हमें लाइन में लगना पड़ेगा।
तो सावधान, बिल्कुल जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो उससे पहले आप लोग जल को बचाना सीख लो। बेवजह फालतू में खर्च मत करो। समस्या के आगमन का संकेत प्रतीत होता है। मतलब ये जो स्थिति बता रही है पिक्चर में, क्या बता रही है कि आने वाला हमारा दिन ऐसा ही होगा। अगर हम अपने आप में सुधार नहीं किए तो आने वाला दिन ऐसा ही होगा जहाँ ऐसे संकटपन देशों को जल का आयात करना पड़ेगा। जल का आयात देखिए, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। आयात मतलब होता है ऐसे मंगाना, ठीक है ना। जब हम किसी दूसरे देश से जैसे कि मान लीजिए कि ये अमेरिका है, ठीक है, और ये है इंडिया, तो अमेरिका से अगर कोई सामान हमने मंगाया तो वो है आयात, या अगर हमने इंडिया से अमेरिका में कुछ भेजा तो वो है निर्यात। तो एक टाइम आएगा कि हमें जल का आयात करना पड़ेगा, मतलब दूसरे देशों से पानी खरीद करके अपने देश के लोगों को देना पड़ेगा पीने के लिए। तो ऐसे अगर टाइम से आप बचना चाहते हो ना तो बिल्कुल सावधान हो जाओ, नहीं तो बस यही टाइम आपका आने वाला है। आगे है, जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है। जाहिर सी बात है कि पानी का उपयोग हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अब इसमें तो कुछ कहने का कोई शक ही नहीं है कि पानी का यूज़ हमारे लाइफ में क्या है, ये आपको नहीं बताना पड़ेगा। यहाँ तक कि जीवन सृजन में भी जल महत्वपूर्ण है। मतलब कहने का अर्थ जीवन सृजन मतलब कि जीवन का निर्माण, जीवन को चलाने में, तो जीवन के निर्माण में भी जल का महत्वपूर्ण योगदान है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर व्यक्ति में 65% और वनस्पतियों में भी लगभग 65 से 70, यानी 65 से 70% हमारे शरीर में पानी होता है। चाहे कोई भी सजीव है, कोई भी जीव जंतु है, चाहे पेड़ पौधे हैं, तो करीब करीब समझिए कि 70% पानी से बना हुआ है। हमारा शरीर में भी अधिकांश भाग जल के ही होते हैं। मतलब वो प्राणी हो यानी कोई भी जीव हो, या वनस्पति हो यानी कि पेड़ पौधे हो, सब में जो पानी की मात्रा है ना वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा है। इससे जल के महत्व को सहज ढंग से आंका जा सकता है। तो इस तरह आप लोग जान सकते हो कि हमारे जीवन में पानी की क्या वैल्यू है, कि हमारा खुद शरीर 70% पानी से बना हुआ है। वैसे किताब में 65% दिया है, लेकिन कहीं कहीं 70% भी देता है। जल के उपयोग की सूची लंबी है। अगर हम एक लिस्ट बनाएं कि पानी का यूज कहाँ कहाँ पर है, तो बाबू इसका लिस्ट हम लोग बनाते रह जाएंगे और थक जाएंगे, लेकिन इसका लिस्ट ख़त्म नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आप सोच के देखो ना कि आप सुबह में उठते हैं, लैट्रिन करने जाते हैं, वहाँ भी पानी का काम है, हाथ धोते हैं वहाँ भी पानी का काम है, फिर नहाने जाएंगे वहाँ भी पानी का काम है, मुंह धोएंगे वहाँ भी पानी का काम है, खाना बनाना, कपड़ा धोना, मतलब सोने तक देखो ना तो पानी कब आपसे छूट रहा है। बिना पानी का तो कोई जीवन ही नहीं है, क्योंकि कहा गया कि वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, जल नहीं तो जीवन नहीं। पेयजल मतलब हो गया पीने का पानी। घरेलू कार्य मतलब खाना वाना बनाने में, सिंचाई यानी पटौनी करने में, उद्योग यानी फैक्ट्रियों में, स्वास्थ्य यानी कि अस्पतालों में, स्वच्छता तथा मल मूत्र विसर्जन, साफ सफाई करना, जैसे घर के द्वार का सफाई करना है, चाहे घर धोना है, चाहे मल मूत्र फेंकना है, धोना है, तो वहाँ भी पानी का यूज है। इत्यादि कार्यों के लिए जल अपरिहार्य है, मतलब सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो इन कार्यों में पानी के बिना कोई हो ही नहीं सकता। इसको छोड़िए और भी बहुत सारे कार्य हैं जो पानी के बिना तो संभव ही नहीं हो सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं जल विद्युत निर्माण, ये जो अथी बनता है पनबिजली, तो उसमें भी पानी का यूज है। परमाणु संयंत्र शीतलन, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, जल कृषि यानी कि खेती में जो पानी का यूज किया जाता है, वानिकी वनों में, जल क्रीड़ा मतलब कि पानी में कोई भी खेल खेलना हो तो उसके लिए भी पानी की आवश्यकता है। जैसे कार्य की कल्पना बिना जल के नहीं की जा सकती है। तो ये कोई भी कार्य है, अगर आप सोचते हैं कि बिना पानी का हो जाएगा तो वो आपको संभव ही नहीं, उसकी कल्पना करना भी मूर्खता होगी। भारत में जल उपयोग के बदलते स्वरूप को निम्न सारणी से देखा जा सकता है।
देखिए यहाँ पे मैं कोई सारणी ऐड नहीं किया हूँ, बट आप अपने किताब में एक सारणी दिया, एक चार्ट दिया है, उसको जा कर के एक बार देख लीजिए और उस सारणी के माध्यम से आप कुछ कुछ बहुत से सीख सकते हैं। तो एक बार देख सकते हैं आप लोग किताबें, बट कोई उतना नहीं है, फिर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक है कि क्या आप जानते हैं, यही वही बात मैंने जो कुछ देर पहले बताई कि प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जल का अंश विद्यमान रहता है। यानी कि जीव जंतुओं में 65 से 70% के आसपास होता है और पौधों में तो 65 से 99% खाली पानी ही रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जल का उपयोग, कि जल का उपयोग हमारे लाइफ में क्या है। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, सो बहुउद्देशीय परियोजना को अगर हम पढ़ाना शुरू कर देंगे तो 1 घंटा से ऊपर चला जाएगा। तो यहीं पे इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं और अगले पार्ट में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को इसको हम क्लियर करेंगे। तो बस अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।